पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में खेल समझिए के टॉपिक पर हम लोग आज बाबा से चर्चा करेंगे। खेल समझिए, ये जो 5वें चरण की वोटिंग से पहले ही छठे चरण में जो 8 सीट पर मतदान होना है उसका रिजल्ट आउट हो गया है। अब किस तरह से आउट हुआ है, कैसे आउट हुआ है, मतलब पेपर तो लीक पहले सरकार करती है या सरकार उस पर जांच करती है, हम लोग आउट कर दिए हैं आज 8वें चरण के रिजल्ट। बाबा, ये तो बिना पेपर लीक हुए ही सब कुछ आउट हो गया। 8 सीट का किस तरह से हुआ है? देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव का घोषणा हुआ, बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसियां हैं, जो बड़े बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल से लेकर के जो क्षेत्रीय दल भी हैं, वो अपने अपने हिसाब से सर्वे कराए। सर्वे कराने के बाद उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया कि ये है इसकी वैधता। आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी एक खबर किया था जिसमें हम लोगों ने स्टेज वाइज बताया था कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, जब पीक पर चल रहा था मोदी विरोधी गठबंधन, तब क्या रिजल्ट था। उसके बाद नीतीश कुमार जब संयोजक नहीं बनाए गए तब क्या रिजल्ट था। नीतीश कुमार जब पाला बदल के इधर आए तब क्या रिजल्ट था। और नीतीश कुमार जैसे जैसे पकठाते गए, पकठाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि खींचा रहता है उसका, थोड़ा पकता है, जुआ गए। जैसे ही एनडीए में आकर के फिर से जुआ गए, उसके बाद भी परिणाम आया। परिणाम क्या आया, मतलब एक सर्वे था, सर्वे रिपोर्ट आया कि कितनी सीटें जीत रही है एनडीए और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमने दिया और हमने अपने स्तर से भी जो सर्वे किया था उसके भी हम हवाले से सब बातें पहुंच जाते रहे कि कहाँ क्या परिस्थितियां बनी है। इससे 2 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि अगर हमारे सर्वे पर जनता भरोसा करती है तो वो अपने उम्मीदवार के बूस्टअप के लिए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए या अच्छे उम्मीदवारों को जिताने के लिए, क्योंकि हम लोग साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, हम यहाँ तक बता रहे हैं कि ये सारी की सारी कहानी किसी अलग दिशा में न चल जाए, इसलिए हम उस उम्मीदवार के और भी बाकी के हिस्ट्री को भी बताते हैं, दिशा विहीन न हो। जी, हम लोग दिशाहीन नहीं चल। हम एक ईमानदार कोशिश करते हैं कि हम उस उम्मीदवार की विशेषता क्या है वो बताएं, क्या हुआ है वो बताएं, हमने 5 साल में क्या किया है, सांसद महोदय ने उसकी भी चर्चा पूरे लगातार। वैसे भी जिताती तो जनता है। हम लोग तो कल विश्लेषण करते हैं, उनका आकलन करते हैं, उनके काम का आकलन करते हैं, क्षेत्र में वो कहते कितना दिन रहे, क्या उनका रहा काम, क्या मिलनसार रहे, कि अपने आप को कमरे में बंद करके रखे, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। वैसे अंतिम में फैसला लेती है जनता। जी, 5वें चरण का जो मतदान होना है परसों, हाँ, उस मतदान से पहले आज जब हम इस चर्चा कर रहे हैं उसके करीब 12-13 घंटा पहले शाम के 6 बजे चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया थी, सारे बैनर पोस्टर उतर गए गाड़ियों पर से। अब जो है मेन टू मेन या फिर अलग अलग तरीकों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से प्रचार का और लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने का एक लास्ट चांस जो है अगले 24 घंटे है। उस 24 घंटे के अंदर में क्या कुछ बदलता है ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि ये 24 घंटा कभी कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, फिजा बदल जाती है। जी, और इसमें एक और फिजा बदलने वाली बात हो रही है। आप एक खबर कर रहे थे, उस खबर में आपने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर इस दुनिया में आज के डेट में कोई नहीं है। जितने बड़े मैजिशियन वो हैं, किस तरह से मैजिक क्रिएट करते हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और आज नरेंद्र मोदी का काम नहीं, काम तो अपनी जगह पर है, जो एक सरकार का काम होता है, करने का तरीका होता है, जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत आपको करना ही है। अगर आपको बजट सेशन लाना है तो उसमें प्रधानमंत्री की विशेषता क्या है भाई, बजट तो आएगा ही आएगा, आंकड़ों का उलट पुलट हेरफेर हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो काम किया है, जो लोगों के बीच वो जाते हैं, वहाँ के लोगों को वो अपना बना लेते हैं। शाहबाद क्षेत्र में आए तो भोजपुरी बोलना शुरू कर दिए, मगध क्षेत्र में गए तो मगही बोलना शुरू किए, मैथिल क्षेत्र में गए तो की हाल, कहाँ के मिथिलांचल में गए तो मैथिली में बोलने लगे, बोलना शुरू संबोधित किए, अंग क्षेत्र में गए तो अंगिका में बोलने लगे। इतना ही नहीं, मैंने कई बार देखा है कि नरेंद्र मोदी मंच से लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो उनकी बात सुने। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अब तक के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं,
ये पहला ऐसा 2024 का चुनाव है जिसमें गिने चुने मीडिया घरानों से उन्होंने इंटरेक्ट भी किया है, लेकिन अब तक 9 साल का इतिहास तो नहीं रहा है। कई सारे मीडिया हाउस को उन्होंने पटना में टाइम दिया था पिछली बार जो 12 तारीख को आए थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। पटना की इको पार्क में कई सारे मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू भी लिया। जी बिल्कुल। तो इसके मायने यही निकलते हैं कि 5वें चरण को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए 5वें चरण से भी ज़्यादा छठे चरण को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, और ये दौरा 5वें के बाद साथ साथ 6वें चरण को भी प्रभावित करने के लिए है। एक तरफ सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वो करके गए हैं रैली। 1 सप्ताह पहले की बात है, 13 तारीख को, मैंने पूरी तरह से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। सारण में करके गए हैं, मुजफ्फरपुर में करके गए हैं, मधुबनी में ऑलरेडी उन्होंने भेज ही दिया था अमित शाह जी को। सीतामढ़ी में खुद अमित शाह जाकर के वहाँ, आप समझ ही रहे हैं किस तरह का बात बोले हैं, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि वहाँ जाकर के उन्होंने कहा है कि भैया हम बनिया के बेटा हैं। अररिया भी गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 5वें चरण में जो गोली है वो तो गुच्ची में पिला ही दिए हैं, लेकिन छठे चरण के लिए भी निशाना साधे हुए हैं। अब इस निशाने में आप वाल्मीकि नगर की बात कर लीजिए। जो छठा चरण है, उस छठे चरण में जो मेरे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5वें चरण में भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जो चरण हुआ है फेज, उस चरण में लगभग आधे या आधे से कम हर चरण में उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जरूर रहा है, या उसकी 1-2 सीटें जरूर रही है। वहीं नीतीश कुमार तो किसी किसी चरण में अकेले डोमिनेट किए हैं। अकेले के दूसरे चरण में तो 5 सीट उन्हीं की थी। जनता दल यूनाइटेड 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी की एक बची हुई सीट छठे चरण में होगी। अगर बात करें हम आपको 5वें चरण की, तो 5वें चरण में जो भारतीय जनता पार्टी, उसके पास 3 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास 1 और एलजेपी के पास 1 है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल 4 और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर छठे चरण की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल 4, कांग्रेस 2 और वीआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब इन सारी चीज़ों को अगर सिलसिलेवार ढंग से देखा जाए तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि छठे चरण की 8 सीटों पर का रिजल्ट आउट हो गया है। इसमें सिंपल सी बात है कि 8 सीटों का रिजल्ट जो है 2019 में ही आउट हो गया था। ये 8 सीटें एनडीए गठबंधन की जीती हुई सीट है। रिजल्ट तो वहीं से आउट हो गया था। अब इस बार इसमें अंतर क्या पड़ना है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो विपक्ष है उसने कोशिश तो बहुत ईमानदार किया नरेंद्र मोदी को रोकने का, लेकिन उस ईमानदार कोशिश में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, और वो ब्लंडर उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो ब्लंडर है नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाना या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करना इंडिया गठबंधन के द्वारा। इंडिया गठबंधन के, माफ कीजिएगा। अब ऐसी स्थिति में ये काम वहीं से गड़बड़ाना शुरू हो गया। काम तो गड़बड़ाना बिहार में जब पहली मीटिंग हुई थी तब से हो गया। यहीं लालू प्रसाद ने पूरे जो मीटिंग थी उसको हैक कर लिया। आपने देखा भी होगा उस मीटिंग की जो तस्वीरें, जो वीडियोस हमारे पास आए थे, उस वीडियो में किस तरह से वो इंजॉय कर रहे थे और नीतीश कुमार चुपचाप मूर्ति की तरह ऐसे बैठ करके सब देख रहे थे। और नीतीश कुमार जब चुप हो जाएं या फिर बगल के शांति वन में चले जाएं तो नीतीश, उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है जो आपके सामने में खाने की थाली है, जी, आप कल हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ गए, दूसरा उस जगह पर बैठ के आके खा लिया आपका खाना। बिल्कुल। जिस तरह से नीतीश कुमार को यूज किया गया नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, और वही काम हो रहा है मुकेश सहनी के। आप चुनाव के बाद देखिएगा मुकेश सहनी की क्या गति होने वाली है। हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी में इतना हवा भरा गया है ना कि या तो ब्लास्ट कर जाएंगे और नहीं तो हवा के भार से ही नीचे आ जाएंगे। 2 बातें होती है, चुनाव इसी चीज़ का नाम है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता करते हुए या फिर बहुत ज़्यादा उड़ान आपकी तेज है तो उसका नतीजा क्या होता है सब कोई जानता है। अब जो वाल्मीकि नगर की बात है, वाल्मीकि नगर में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। यहाँ से सुनील कुशवाहा दूसरी बार मैदान में भाग आजमाएंगे। उनके पिताजी भी उस इलाके से एमपी रह चुके हैं। उनके देहावसान के बाद उपचुनाव हुआ था जिसमें ये जीत करके आए थे। उसके बाद से इन पर भरोसा जनता दल यूनाइटेड ने लगातार किया है और पार्टी के एक मजबूत सिपाही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें तो यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने दीपक यादव को दिया है। दीपक यादव कौन है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि बहुत धन बल वाले हैं
हाँ, चीनी की फैक्ट्री भी है, वही शुगर मिल भी है। इसी के चलते बार बार तेजस्वी यादव कहते भी हैं, हो सकता है कि इन्हीं की चीनी फैक्ट्री हो जिसको चालू कराने का नरेंद्र मोदी कह के गए हो 2014 में। हो सकता है। तो ये चालू नहीं होने दे रहे हैं कि भाई हम है हैं तो काहे आप चालू कराइएगा दूसरा चीनी मिल, सब होता है ना। तो हो सकता है कि एक इसीलिए वहाँ रोक लगा हुआ कि और चीनी मिल नहीं खुलेगा, सरकारी नहीं चलेगा। तो तेजस्वी यादव को ये बोलने का मौका मिलेगा, मीसा भारती को बोलने का मौका मिलेगा, और भी लोगों को मौका मिलेगा कि नरेंद्र मोदी बोल के गए थे कि यहीं की चीनी की चाय पिएंगे, लेकिन वो उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, दीपक यादव के चीनी मिल का उनको चाय मिलेगा। खैर, इसके आगे प्रवेश मिश्रा की बात कर लीजिए। प्रवेश मिश्रा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कांग्रेस ने ये सीट छोड़ करके प्रवेश मिश्रा के साथ छल किया है लगातार अंतिम क्षण तक। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रवेश मिश्रा ने हमारे ऑफिस में आकर के ये बात कही है कि मैंने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जिस तरह से इस उपचुनाव में प्रदर्शन किया, 10-12 हज़ार वोटों से मैं पीछे रह गया। इसका मतलब था कि मेरी उम्मीदवारी पक्की थी, मैं उस लायक था कि मैं सामने वाले को हरा सकता था, लेकिन मेरी जीती हुई सीट को काट करके आरजेडी को दे देना या लालू प्रसाद का डोमिनेट करना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने विद्रोही तेवर अपनाया है और प्रवेश मिश्रा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। फैसला क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन इस सीट को प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल है कोशिश कर रही है। लेकिन जब प्रवेश मिश्रा को साइड कर दिया गया तो निश्चित रूप से प्रवेश मिश्रा के साथ वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ एक एज जरूर मिलता है। इसलिए इस रिजल्ट को हम कहते हैं कि आउट है। दूसरा, बेतिया की बात कर ले, संजय जायसवाल। संजय जायसवाल बेतिया में खास बात है पापा जी, 6 बार ये कांग्रेस के पास रही है सीट जी, और 6 बार बीजेपी के साथ जी, एक बार आरजेडी के पास रघुनाथ झा वहाँ लड़े थे। ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है बिल्कुल। एक, और दूसरा इसमें जो 2000 कहें जो 9 और 14 में जेडीयू से प्रकाश झा फिल्म मेकर लड़ चुके हैं तो इसलिए ये इसकी एक खासियत यही है। तो अब बोलिए क्या बेतिया के बारे में। अब संजय झा की बात करें तो संजय झा के पिताजी भी संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल के पिताजी भी यहाँ से चुनाव लगातार लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। उन्हीं के जगह पर इनका पदार्पण हुआ है। हाँ। और ये लगातार जब से आए हैं तब से जीतते आ रहे हैं। बिहार के बड़े बड़े इनको कहा जा रहा है कि पदों पर मिला है मौका, अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनके रीजन में भी 2020 का चुनाव भी हुआ था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि संजय जायसवाल के लिए भी पूरी टीम खड़ी है। इसके साथ साथ इनका अभी स्वास्थ्य खराब हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन संजय जायसवाल में विन विन कंडीशन देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवारी बदली नहीं है। दूसरा, जो मदन मोहन तिवारी हैं उनको कमज़ोर मत समझिए, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस इस तरह की पार्टी हो गई है जहां आपने बच्चों को देखा होगा ईंट सरिया करके खेलते हुए खड़ा कर देते हैं और अंतिम वाला ईंटे से गिरा देते हैं तो सारे ईंट को सारी ईंटें गिर जाती है, गिरा देता है। बिल्कुल उसी अंदाज में मदन मोहन तिवारी उम्मीदवारी तो मिली, बहुत देर से मिली, फंस गए हैं। खैर, कैसे निकलेंगे अब ये निकालना काम जो है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का काम है एनडीए गठबंधन के हर उम्मीदवार को जिताना, वैसे ही लालू प्रसाद का अब है कि अगर उन्होंने उम्मीदवारी दिलवाई है, दी है, उस पर मुहर लगाया है, चूँकि कांग्रेस के फैसले कहा जाता है कि लालू प्रसाद ही लेते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ भी लड़ाई दिलचस्प है। राधा मोहन सिंह की बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं राधा बाबा एक मिनट आपको रोकेंगे। 3 सीट बिहार में ऐसा है, मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी, जो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, शिवहर में रमा देवी को बीजेपी टिकट देती थी तो वैश्य वोट मोतिहारी में मिलता था राधा मोहन को जी, और राजपूत वोट शिवहर में मिलता था रमा देवी को। बिल्कुल, बिल्कुल। अब शिवहर में रमा देवी का कट गया है तो इसका असर मोतिहारी पे भी दिखेगा और सीतामढ़ी में भी दिखेगा। वहाँ पे पिंटू का टिकट कटा। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, जिसकी चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं कि वैश्य वोटरों का इन पूरे क्षेत्रों में जो 3-4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ बच्चा राजपूत और वैश्य, और यही कारण है कि वहाँ जा करके अमित शाह को कहना पड़ता है तो मैं भी बनिया का बेटा हूँ। इसका क्या असर पड़ेगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि राधा मोहन सिंह कुशवाहा ट्रैप में फंस गए हैं। हालांकि कितना प्रभावशाली हैं राजेश कुशवाहा ये तो देखना होगा, क्योंकि जिस तरह के लोगों की ज़रूरत थी और जिस तरह का उम्मीदवारी चाहिए था, इसको भी लेकर के वीआईपी पर कई सवाल खड़े होते हैं।
ये भी कहा जाता है कि इसका तो पहले ही से तय था, राजेश कुशवाहा का सिर्फ सिंबल बदला है, बाकी तो आरजेडी से इनका पहले ही डील हो चुका था। खैर, इसके आगे शिवहर की बात करें तो वो तो पहले ही आपने बता दिया कि यहाँ ऋतु जायसवाल और लवली आनंद में लड़ाई है। लवली आनंद पहले भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, उम्मीदवार रह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। बस को टिकट काटना मोतिहारी में भी भारी पड़ेगा और सीतामढ़ी में भी भारी पड़ पड़ेगा। रहा है, शिवहर में भी भारी पड़ रहा है ना। शिवहर से रमा देवी थी, वहाँ भी वैसे उम्मीदवार थी, उनका भी टिकट कटा है। तो ये एक झमेला जरूर है जहाँ ये 3 सीट पर मामला फंसा हुआ है। गोपालगंज की बात करें तो यहाँ कोई दूर दूर तक लड़ाई नजर नहीं आ रही है। सिवान की बात करें तो यहाँ लड़ाई, यहाँ पे फंस गया है, यहाँ पर पेज फंसा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और सिवान और महाराजगंज के बीच में उनकी रैली हो रही है, बॉर्डर पे। इसके क्या मायने हैं? क्या सिवान में वो विजय लक्ष्मी का प्रचार करने आ रहे हैं, या फिर जो इंटरनल हमें सेटिंग गेटिंग पता चली थी कि हिना साहब की मुलाकात चिराग पासवान से हो रही है। कई बार चिराग पासवान उनके पास जा चुके हैं और कई बार दिल्ली में उनके आवास पर ये लोग भी जा चुके हैं। तो क्या नज़र आता है? क्या ये एक प्री प्लान्ड है जो लालू प्रसाद टिकट नहीं देते हैं हिना साहब को, ये हार से डर जाते हैं? अवध बिहारी चौधरी जो कभी बहुत करीब पहली बार ये टिकट पे लड़ रहे हैं एमपी का चुनाव। और इसके साथ साथ एक और बात है कि जब शहाबुद्दीन हुआ करते थे, जब यहाँ चुनाव लड़ते थे तो उनका सारा कार्यक्रम यही देखते थे, यादव वोटरों को अपने तरफ रखना और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करना। ये अवध बिहारी चौधरी का काम है, जैसा कि लोग बताते हैं। अब ऐसे में विजय लक्ष्मी के लिए जिनको ला करके आयातित करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से तोड़ करके लाया गया इनके पति को, रमेश कुशवाहा को, जो कि वहाँ से बगल में ही विधायक रह चुके हैं। कहा जाता है कि उनका बैकग्राउंड जो रहा है CPI-ML वाला रहा है। कुशवाहा वोटर यहाँ इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बता रहे थे पिछले 2 दिन से आप लगातार कह रहे हैं कि लेसी सिंह जो है वहाँ लगातार कविता सिंह को मनाने में लगी हुई हैं। राजपूतों का वोट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहाँ हिना साहब जो चुनाव लड़ रही हैं इस बार वो किसी से पार्टी से नहीं है, इसलिए उनको वोट देने के लिए अलग अलग जातियों की गोलबंदी भी हो रही है। नहीं, हिना ने तो शहाबुद्दीन की पत्नी होने के बाद हिना ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। ये मैसेज अब या तो लोगों को देना चाह रही हैं जो हमको बीजेपी का इंटरनल सपोर्ट है, मैं यही बात सुनना चाह रहा था। और विजय लक्ष्मी जिसका किसी ने नाम आज तक नहीं सुना दूर दूर तक, उसको जेडीयू ने टिकट दिया। कमजोर उम्मीदवार लोग उसको कह रहे हैं। पॉलिटिकली एकदम अवेयर है ही नहीं, उनको देखा ही नहीं गया किसी तरह से। जो भी है रमेश कुशवाहा है, और हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना साहब को जिताने के लिए ये सारा खेल रचा गया हो, ये पूरा कमजोर गेम दिया गया हो। क्योंकि नामांकन के दिन वो मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, गणेश भगवान का लड्डू खाती है, फिर नामांकन करने पहुंचती है तो गेरुआ रंग का एक क्या कहते हैं तौलिया कहे या गमछा कहे, वो अगल बगल में वो गेरुआ पहन कर लोग खड़े हैं गणेश पूजा करती हैं। गणेश पूजा। और इतना ही नहीं, रामनवमी हाल में ही बीता है। रामनवमी में उन्होंने कई कन्याओं का पूजन और भोजन करवाया। तो इसलिए ये सारा सेटिंग लगता है, जो ये सेटिंग इसलिए है जो लालू यादव को उनको कुछ दिखाने के लिए, जो तुमने जिसको नहीं दिया देखो हमने उसको वहां पहुंचा दिया जी। ये भी हो सकता है। अब ये मानना है, अब ये अंदर खाने की बात है, इसमें क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के वहां से बोलेंगे, भाषण देंगे, तब चलेगा, तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि हिना साहब के बारे में वो कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर हिना साहब के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, हिना साहब का तो बैकग्राउंड नहीं ऐसा रहा है, उनके पति के बारे में कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। मुख्य रूप से इंटरनल सेटिंग माना जा सकता है इसको। खैर, वैशाली हम आते हैं। वैशाली की सीट को लेकर के भी मामला फंसा हुआ जरूर है। मुन्ना शुक्ला को कमजोर नहीं समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ वीणा देवी को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है। एक बार जीत चुकी हैं वैशाली में। हमको लगता है जो लालगंज से मुन्ना शुक्ला कई बार विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी किरण शुक्ला भी उस इलाके की विधायक रही हैं। इतना ही नहीं, हेमंत शाही जो 92 में मारे गए थे वहाँ मुजफ्फरपुर, वहाँ पे उनकी पत्नी भी वहाँ भी चुनाव लड़ती हैं, वहाँ एक्टिव हैं। तो वैसी स्थिति में वहाँ भूमिहार बहुल क्षेत्र है और राजपूत भी है, क्योंकि रमा सिंह भी वहाँ से, दोनों में जबरदस्त टक्कर है। और सबसे बड़ा उसमें जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं वो रमा सिंह कर रहे हैं। वहाँ से सांसद भी रहे हैं, उनकी पत्नी उस क्षेत्र में विधायक भी हैं, महनार में उसी क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से विधायक भी हैं।
और हाल फिलहाल में उन्होंने मंच साझा किया था राष्ट्रीय जनता दल का, और उस मंच के बाद से एक ही सप्ताह मंच से कूद गए थे। इससे पहले भी उन्होंने, आपने देखा होगा कि राजपूतों को जुटाने के लिए उन्होंने एक रैली की थी मिलर स्कूल में। मिलर स्कूल कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर किया था अपना दिखाने का दम, और वो दम दिखाते दिखाते अचानक से मैदान से ही आउट हो गए, उनको रिंग से बाहर कर दिया गया। तो जिस तरह से उसका गुस्सा हम निकालेंगे। जिस तरह बाबा हम लोग चर्चा की मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी वेस्ट वोट जो है, इसलिए वहाँ टिकट मिलता है ताकि यहाँ से शिफ्ट हो जाए। उसी तरह वैशाली, महाराजगंज और छपरा, ये तीनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से इसका लिंक है। राजपूत वोट जो है तीनों भूमिहार वोटर यहाँ जो है ये लिंकेज है। महाराजगंज की, मैं अब महाराजगंज ही आने वाला था, जहाँ भी राजपूत और भूमिहार के बीच में टक्कर है। और यहाँ की टक्कर कितना आकाश सिंह टक्कर दे पाएंगे ये एक अलग बात है, क्योंकि आकाश सिंह के बगल में कभी हमने देखा है कि सच्चिदानंद राय खड़े थे। ये तब की बात बता रहे हैं हम जब आकाश सिंह का अनाउंसमेंट हुआ था कि वो वहाँ से उम्मीदवार होंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि सच्चिदानंद राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद जब उनसे बातचीत हो रही थी तो कई लोगों को इशारों में उन्होंने कहा भी था कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस से उन्हें टिकट मिल सकता है। बहुत दिनों तक प्रयास भी किया। लेकिन कांग्रेस से जैसे ही टिकट अनाउंस होता है आकाश सिंह का, उसके बाद उनकी मुलाकात होती है आकाश सिंह और उनके पिता अखिलेश सिंह से। इसके कुछ दिन बाद ही कहा जाता है कि कार्यक्रम में मिले थे सभी लोग, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद बीजेपी का झंडा उठा लिया, बीजेपी के लोगों से मिलते हुए। और बीजेपी के लोगों से मिलते हुए यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बातें कही थी ऑन रिकॉर्ड कि अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ते हैं, उनको टिकट देती है बीजेपी महाराजगंज से, तो वो किसी भी हाल में उनको हराने की हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता नहीं चाहती है कि सिग्रीवाल यहाँ से चुनाव जीतें। तो क्या इसमें एक बड़ा फैक्टर सच्चिदानंद राय हो सकते हैं? ये भी यहाँ एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए सच्चिदानंद राय ठीक है, व्यवसायी हैं, एमएलसी निर्दलीय हो गए, लेकिन वो अपनी बातों पर कायम नहीं रहते जी। पहले वो बोले लड़ेंगे, फिर आकाश सिंह के साथ जाके उनकी मुलाकात होती है एक पूजा के दौरान, फिर उसके बाद उन्होंने बयान दिया अब नहीं लड़ेंगे, फिर नहीं लड़ने के बाद उन्होंने कहा जो सिग्रीवाल को हराएंगे, फिर देखा गया है इधर कल या परसों देखा गया है जो बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। तो अब जो व्यक्ति अपने बयान पर कायम नहीं हो, उस व्यक्ति की बातों पर कितना विश्वास करेगी जनता? इससे भी पुरानी बात एक बता दें हम, बताइए। इसी कार्यालय में, इसी ऑफिस में आकर के हमारे स्टूडियो में ही उन्होंने दावा किया था कि जनसुराज भले ही पार्टी नहीं बनी हो, लेकिन जनसुराज 19 सीट पर, इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, 19-20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और हम एक अच्छा रिस्पांस और रिजल्ट देंगे। उन्होंने हवाला भी दिया था कि हम एक सीट पर चुनाव लड़े थे एमएलसी का, और एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने में हम सफल हो गए। निर्दलीय उम्मीदवार को ही हम सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल जरूर है कि वो जनसुराज में जो इतना समय दिए उसका क्या होगा। क्या जनसुराज में दिया गया समय उनका बेकार चला गया? इससे पहले भी लगातार वो बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस भी करते रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि 5वें चरण के बाद जो छपरा बाकी है जी, छपरा पर हम लोग चर्चा कर लें बाबा जी। छपरा पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन छपरा पर चर्चा करने से पहले हम लोगों को 5वें चरण में फिर जाना पड़ेगा, इसलिए कि छपरा का जो चर्चा है वो 5वें चरण में वहाँ सारण का चुनाव है। तो 5वें चरण की चर्चा हम लोगों ने पूरा कर दिया है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं सारण की, छपरा हम इसलिए बोले जी, जो वैशाली, महाराजगंज, छपरा, हम उसके हम पांचवें चरण में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसी चरण में जा रहे हैं जो छपरा का चुनाव प्रभावित करता है महाराजगंज को भी और वैशाली को भी। बिल्कुल। और लालू यादव कैंप कर रहे हैं जी जी, और सुनील सिंह जो इनके एमएलसी है उनको भी वहां कैंप कराया गया। आप सुनील सिंह का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं देख रहे होंगे जी, जी। जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे उस समय जब सरकार गिर रही थी, मंत्रियों को जब हटाया गया था, नई सरकार का गठन हो रहा था एनडीए का, उस समय बहुत बढ़ चढ़कर। और शुरुआती दौर में जब रोहिणी आचार्य निकली थी, जब पहली बार उम्मीदवारी अभी तय नहीं हुई थी, हाँ, तो यही गए काफी। तो इसीलिए हमारा मकसद था वो कहना जो वैशाली, महाराजगंज, छपरा जो है सो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी। जी जी। तो इसीलिए इन सब चीजों पर हर का एक दूसरे से कुछ ना कुछ तार रहता है, जैसे दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, मलाह। जी जी, मतलब हर देखिए लीजिएगा, और दरभंगा में मुस्लिम भी कॉमन है, मधुबनी में मुस्लिम कॉमन है, उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा में मलाह है, मुजफ्फरपुर में भी मलाह है। तो हर
चौहद्दी में एक मतलब एक कॉर्नर है जिसपे 2-3 सीटों को एक खास जाति का वर्चस्व रहता है जो प्रभावित करता है और पार्टियों को इस कास्ट कॉम्बिनेशन को बिना समझे हुए वो टिकट देती है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, हम इसको रैप अप करने के पहले आप एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मैच में जो लीग मैच में बेहतर प्रदर्शन करता है उस पर ज़्यादा भरोसा होता है कि ये फाइनल भी जीत सकता है। लगातार लीग मैच में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, इसके बाद सेमीफाइनल भी जीती है और फाइनल मैच में भी एज जो है वो एनडीए की तरफ है, क्योंकि ये 8 की 8 सीटें एनडीए जीत चुकी है। तो एज जरूर है कि 8 सीटों पे एनडीए ही जीतेगी, लेकिन अंततः फैसला किसको करना है जनता को। सबको जानते हैं जनता क्या फैसला करती है। और नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आकर के, नीतीश कुमार इस क्षेत्र में आकर के, अन्य नेता चिराग पासवान भी फ्री हो जाएंगे, जम करके इन 8 सीटों पर प्रचार करेंगे, तो कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और वोटरों को कितना पहुंचा पाते हैं, अपने वोटरों को, अपने कोर वोटरों को कितना वो पोलिंग बूथ तक पहुंचा पाते हैं, इसी पर सब कुछ असर करेगा। क्योंकि इस बार का चुनाव न तो 14 की तरह है जहां नरेंद्र मोदी को आजमाना है, न ये 2019 की तरह है जहां राष्ट्र की बात है, राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र पर हमला करने वाले को जवाब देना है। हालांकि चुनाव इस देश में हो रहे थे, लेकिन जवाब हम पाकिस्तान को दे रहे थे। निश्चित रूप से देश की एकजुटता काम आई और नरेंद्र मोदी जीते, लेकिन 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव है। 10 साल के नरेंद्र मोदी के कामकाज को कहीं ना कहीं कसौटी पे कसा जाएगा, नट बोल्ट टाइट किया जाएगा और ये पता करने की कोशिश होगी कि आखिर नरेंद्र मोदी कितने पानी में है। अब पानी का नाप 4 तारीख को पता चलेगा। हम भी थर्मामीटर लगा करके चेक कर रहे हैं कि गर्मी कितना बढ़ी है। हमारी पूरी टीम बिहार के अलग अलग हिस्सों में जहां 6वें और 7वें चरण में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, वहां लग चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और हमारा काम अब बाकी के जो बचे हुए 16 सीट हैं उस पर आपको एक सीट पर पहुंचाना और वहां की परिस्थितियों से अवगत कराना। आज जिस तरह से हमने चर्चा की है, चर्चा हम चाहेंगे कि आपने बेहतर ढंग से कई तथ्यों को सामने रखा है। फाइनली जनता से जो अपील करना है, हम तो अपील यही करेंगे जनता से, जो घर से निकले वोट देने के लिए, धूप की परवाह न करें। धूप तो हर साल आती है, लेकिन चुनाव 5 साल में एक बार होता है। तो अपने मनपसंद एमपी को चुनें और घर से निकल के। और आज हम बाबा से समझ रहे थे, खेल समझिए में 6ठे चरण के चुनाव के 8 सीटों का क्या लब्बो लबाब है। आप देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।